नमस्कार दोस्तों। आज हम जेनेटिक्स और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक्स का रोल डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, खास करके ट्रीटमेंट में कहाँ तक है और किस प्रकार का है। सब नहीं ले सकते, एक के बाद एक ले सकते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पायग्लूटाजोन। वैसे मेटफॉर्मिन जो है वेट न्यूट्रल है, वो सिक्रेटोगोगस नहीं है। पायग्लूटाजोन भी सिक्रेटोगोगस नहीं है, और वो भी जो हैं सिक्रेटोगोगस, जैसे ग्लिमिप्राइड है, लॉन्ग एक्टिंग है बेचारा, गिट्स कवर अप टू ऑलमोस्ट 8 आवर्स व्हेन द नेक्स्ट डोज बिकम्स ड्यू अराउंड 12 आवर्स। और शॉर्ट एक्टिंग है जो आके काम करके चले जाते हैं, ग्लिक्लिजाइड, ग्लिपाजाइड वगैरह जो हैं, वो वेट गेन है, वेट न्यूट्रल नहीं है वगैरह बहुत। और ये सब डोज जो यूज़ करते हैं पेशेंट या हमारे एमआर जो हैं, जो उसको सेल करते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा कि उनका जेनेटिक्स के क्या रिलेशन है। शायद ये डिस्कशन कभी हुआ नहीं होगा। खैर, पायग्लूटाजोन से बात करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी रही, आई भी कंट्रोवर्सी, और आज भी उसका यूज़ उतना ही है जितनी उसकी कंट्रोवर्सी है। इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने इसके पहले वो जेनेटिक्स और जीनोम और हमारे जीवन में उसका क्या रोल है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया। एक वीडियो जो मैंने बना के भेजा, उसमें भी हमने ये बात बताई कि इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से उसमें भी कुछ पीछे गए, मेंडेलियन लॉ से लेके बहुत सारी बातें हमने की। उसी तरीके से इसमें हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, करीब 3 लाख साल पहले की बात होगी, तो उस समय द नेचुरल एनवायरनमेंट वाज वेरी एग्रेसिव। तो जो जीव जो थे, जो लिविंग बीइंग्स थी, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल था। कहते हैं कि 10 साल तक, 20 साल तक बारिश होती रहती थी। कहते हैं कि सुनामी आते रहते थे। कहते हैं कि साइक्लोन होते रहते थे, वो ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। पृथ्वी वॉज टेकिंग इट्स शेप। अभी पृथ्वी अपना एक स्वरूप पकड़ने में बिजी थी। कुदरत का वातावरण, मतलब मदर नेचर, वॉज अगेंस्ट। उस समय जब ह्यूमन बीइंग पैदा हुए, अभी तो हम होमोसेपियंस हैं, हमारे पुरखों की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले। तो वो क्या करते थे कि जब मौका होता था, जब मदर नेचर सही होती थी, तब जो खाना खाते थे उसमें से जो इस्तेमाल कर दिया गया, बाकी को वो जमा करके रखते थे अपने पेट के ऊपर, और फिर हाइबरनेशन में, शीत शयन में चले जाते थे और वहाँ ज़िंदा रहते थे। और जब नेचर इम्प्रूव हुआ, जो इम्प्रूव होगा, तो फिर वो बाहर निकलते थे और द लाइफ यूज टू गो ऑन। ये पुरानी बातें हैं। तो ऐसा होते होते एक जीन डेवलप हुआ। उससे ये हुआ कि जो खाना हमने खाया और जो एनर्जी हमने ली, उसमें से जो इस्तेमाल कर दी गई वो हमने कर दिया। बाकी को हमने ग्लाइकोजन में से कहीं कन्वर्ट करके, फैट में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में जमा कर दिया। और ये वी यूज़ टू डिपॉजिट, अभी भी हम डिपॉजिट करते हैं अराउंड आवर वेस्ट। हमारे ये कमर, हमारा पेट जो बाहर निकलता है, मैं उसकी बात करता हूँ। धीरे धीरे चल के ये एक जेनेटिक मैसेज हो गया। आई एम टॉकिंग ऑफ जीन नंबर 01057। तो अभी इट बिकम परमानेंट, और अभी वो हमारे शरीर में जिंदा है, हमारे शरीर। और ये उस समय, मतलब 3 लाख साल से 20,000 साल पहले की समय की बातें कर रहा हूँ। इसमें मध्ययूनी शाखा जो थी, मतलब हम लोग एशिया वाले, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कॉकेशियंस, जापान और मंगोलिया, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन, आई एम टॉकिंग ऑफ हम आउटसाइड अफ्रीका, हम एशिया, इसको बोलते मध्ययूनी शाखा। इनको ज़्यादा फेस करना पड़ता था कुदरत के, इसीलिए ये जीन उसमें डेवलप हुआ, उन लोगों में नहीं हुआ। आज भी वो एक्टिव है हमारे शरीर में, क्योंकि अभी परमानेंट हो गया है। तो आज भी हम जो खाना खाते हैं, उसमें से अगर कुछ कैलोरी बच गई तो हम उसको जमा कर लेते हैं, और फिर हमारा घेराव, हमारा पेट बढ़ता है। एंड नॉर्मली दी WHR शुड नॉट एग्जिट 23, ये कभी कभी तो 30-35 पे चला जाता है।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट BMI। आप समझे, BMI तो बढ़ेगा ही वैसे इसकी वजह से, और अगर 35 से ऊपर BMI गया तो फिर सर्जरी के बाद बैरियाट्रिक सर्जरी की बात होगी, वो नहीं करेंगे। हम जेनेटिक्स की बात करना चाहते हैं। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ट्रीटमेंट पे पड़ा, और इसीलिए जब ये परमानेंट हो गया तो ये जो जीन्स जो हैं वो खुद कुछ नहीं करते, जैसे मैंने पहले कहा है, वो हमारे शरीर में हैं, और हमारे शरीर में जो ह्यूमरल एजेंट, जो हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। वे अपने आप खुद कुछ नहीं करते। दे इन्फ्लुएंस द सिंथेसिस, रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ह्यूमरल एजेंट्स एंड हार्मोन, और वो हमारे शरीर में काम करते हैं, उल्टा सुल्टा या जो भी ज़रूरी है वो काम करते हैं वो। बट दे वर्क अंडर द इफेक्ट ऑफ समबडी, दैट इज़ जो हमारे जीन्स, हमारे रंग सूत्र हैं उसके। जैसा मैंने एक बार पहले कहा था कि राज्य में जो काम होते हैं दे आर ऑफ कोर्स गाइडेड एंड दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ केंद्र, दिल्ली से अमित भाई शाह जो कहेंगे उस तरीके से फिर राज्य में काम होगा, मुख्यमंत्री हो या गवर्नर हो, कुछ भी। सिमिलरली ये जो जीन्स हैं वो खुद कुछ नहीं करते, बट अंडर देयर इफेक्ट बहुत सारी बातें होती हैं जो हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इनका प्रभाव जो सिंथेसिस, रिलीज़ और बनाने में पड़ता है उसको कम किया जाए, उसको निकाल तो नहीं सकते, जो बहुत सालों से हमारे शरीर के अंदर है और अब अभी परमानेंट है, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर दिया जाए। सपोज़ एक इलेक्ट्रिक का बल्ब है, वो 500 पे जल रहा है या 200 पे जल रहा है, आप उसको बिल्कुल डीम कर दें, मेक इट 10, तो उसका लाइट, उसका फिर प्रकाश मिलेगा ही नहीं। हाँ, अपनी जगह वो बैठा रहेगा, वो बात अलग है। तो ये जो हैं दवाइयाँ जो हैं जिसको हम पायग्लूटाथोन कह के बुलाते हैं, मैं ज़रा जल्दी शॉर्टकट में निकल जाऊँगा। अब पायग्लूटाथोन जो है, जैसा मैंने इसमें कहा, ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन की बातें इसमें मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मेटफॉर्मिन भी इवोल्यूशन से हुआ है, मेटफॉर्मिन वॉज ओरिजिनल एन एनिलीन डाई, फिर आगे चलते 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 6th स्टेज में इट बिकम बाइगोनाइट्स, फिर इसमें पेनफॉर्मिन आया, वो नहीं चला, टॉक्सिक ज़्यादा था। असल में वो लोग भाई सल्फाग्वानिडीन से निकले बहुत साल पहले। मैं समझता हूँ शायद 1955-56 में मेरे पिताजी जो डॉक्टर थे वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए सल्फाग्वानिडीन का यूज़ करते थे। हमारे घर में हम 17 डॉक्टर हैं, अभी हम 11 तो जिंदा हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और वो सल्फाग्वानिडीन देते थे तो कहते आज बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का यूज़ हमने किया फॉर GI इन्फेक्शन। अल्टीमेटली दैट बिकम बाइगोनाइट्स एंड दैट बिकम मेटफॉर्मिन। ये इवोल्यूशन की बात है और ये होता भी है जीनोम्स की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से। हम पायग्लूटाथोन की ओर वापस चले जाएंगे। पायग्लूटाथोन 2006 में बैन किया गया। पायग्लूटाथोन क्या करता है? ये जो जीन है 1057, वो जो इन्फ्लुएंस करता है ये प्रोसेस को, उसको धीमा करेगा या उसको स्लो कर देगा। उसका प्रभाव जो हार्मोन पे पड़ता है उसको कम करेगा और रिवर्स करेगा। तो जो फैट जमा होती है वो नहीं होगी, कम होगी। ऐसे भी हमारे पेशेंट है, वो कहते हैं कि साहब मैं कुछ खाना नहीं खाती या नहीं खाता हूँ खाना, एक रोटी खाता हूँ, उसमें घी भी नहीं लगाता हूँ, लेकिन मेरा वज़न बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स आपको इसको बहुत सारी और बातें देखनी हैं, आपको इसको थायराइड भी देखना है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है और इसमें पायग्लूटाथोन इज़ वेरी गुड ड्रग। ये वो जो जीन है उसको डिस्करेज करता है इनको इन्फ्लुएंस करने में। तो इनकी इन्फ्लुएंस निकल जाने पे ये जो हमारे ह्यूमरल एजेंट्स है, हमारे हार्मोन हैं, दे वर्क नॉर्मली, रिवर्स हो जाता है। इट इज़ वेरी गुड, मैंने तो 10 साल से यूज़ किया है, इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर, एंड इट इज़ वेरी गुड इन प्री डायबिटिक पेशेंट्स। ऐसा सुना है कि हमारे 79 लाख प्री डायबिटिक्स हमारे पास है और ये फिगर बढ़ता ही जाता है। और कोरोना के बाद ये फिगर और बढ़ता है। पोस्ट कोरोना डेज में जो
कोरोना लेके फिर ठीक हो गया, आईसीयू में से बाहर निकले हैं 5% और 45%। किसी और बात में बताऊंगा जिसके ऊपर ये प्रोफेसर स्टैनफोर्ड बेडफोर्डशायर में रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। तो ये जो है वो उसको डिस्करेज करेगा, प्रोसेस को रिवर्स करने में मदद करेगा। खास करके जैसा मैंने कहा, इट इज़ फॉर प्री डायबिटिक ऑल्सो। इट हैज़ टू बी जुडिशियसली यूज्ड। अगर ठीक से उसका इस्तेमाल किया गया तो इट्स ए वेरी गुड मॉलिक्यूल। फार्माकोलॉजिकली द डोज इज़ अप टू 60 मिलीग्राम, दैट इज़ 30 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। मैं उतना ऊपर कभी नहीं जाता। आई जस्ट गिव 7 मिलीग्राम पर डे। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, पाइग्लूटाथोन के साइड इफ़ेक्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम इट वाज बैन इन 2006। कनाडा से रिपोर्ट निकला था कि ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होता है, तो इसको बैन कर दिया गया। फिर 2 साल के बाद पता चला कि भाई ये तो इंसिडेंटल था, कार्सिनोमा ब्लेडर की बात थी, वो पहले से मरीज़ को था और इंसिडेंटल यूज़ ऑफ पाइग्लूटाथोन वाज देयर। लेकिन बहुत से लोग रोज़िग्लूटाथोन तो अभी कोई यूज़ करता ही नहीं है, करते हैं वो पाइग्लूटाथोन करते हैं, वो भी थोड़ा सा डर वगैरह करके करते हैं। मैं तो करता हूँ, लेकिन पुट इट इन ए वेरी लो डोज। पाइग्लूटाथोन से होता है वेट गेन, कहते हैं वेट गेन होता है, उससे पीडल इडिमा भी होता है। लेकिन आप लो डोज में अगर देते हैं, मैं 7 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देता। 7 milligram per day does not cause any side effect, but it causes sensitization of so many hormones जो वो जीनोम के असर से छूट गए, निकल गए हैं, क्योंकि आपने उसको डीएक्टिवेट करके रखा है। रोज़िग्लूटाथोन की बात मैं नहीं करूँगा। पाइग्लूटाथोन गिवन इन 7 मिलीग्राम इवन ट्वाइस डेली, 2 टाइम भी आप देते हैं, विच इज़ वेरी गुड इन कंट्रोलिंग प्री डायबिटिक पेशेंट्स। जो डायबिटिक और जा रहे हैं उसको रुका के आप उसको नॉर्मल डायबिटिक की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, पाइग्लूटाथोन के कुछ बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन IHD हो, CHD हो, CCF हो वगैरह, उसमें हम नहीं इस्तेमाल करते, वो तो आप सब लोग जानते हैं, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाइग्लूटाथोन आप लंबा यूज़ करना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू गिव इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और यू वांट टू गिव इट इन ए लार्जर डोज। लार्जर मतलब 7 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, उससे आगे नहीं। 7 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम से तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत समय से 7 मिलीग्राम ट्वाइस डेली दे रहे हैं, देन इट हैज़ ए टेंडेंसी ऑफ लोअरिंग B3, B12 एंड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन कैल्शियम। तो आप क्या करेंगे, आप हर 6 महीने में पेशेंट का B12 कराइए, या हर 1 साल में आप उसका एंकल का एक्सरे कराइए। ऐसा कहते हैं कि अगर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होगा बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ पाइग्लूटाथोन, इट हैपन्स इन एंकल और कहीं नहीं। आप उनका एंकल का एक्सरे करा लीजिए। आज तक ऐसा कहीं रिपोर्ट आया नहीं है कि भाई कोई औरत पोस्ट मेनोपॉजल वुमन पाइग्लूटाथोन ले रही थी और लंबा लेने के बाद उसका एंकल का फ्रैक्चर हुआ, ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। ये तो सब थियोरेटिकल है, लेकिन हो सकता है। लेकिन एक बात इसमें और भी है साहब, जब आप डायबिटीज़ की दवाएं लिखते हैं तो को प्रिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारी और दवा भी लिखते हैं। वी ऑलवेज प्रिस्क्राइब B12 एंड B3, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। वी प्रिस्क्राइब कैल्शियम, कैल्शियम के साथ हम जोड़ देते हैं 0.25 कैल्सिट्रॉल, और विटामिन D3 विच यू गिव एवरी 15 डेज और एवरी मंथ, जो भी आपकी नीड है पेशेंट की नीड है। तो अगर आप को प्रिस्क्रिप्शन में इतना कवर करते हैं तो आपको वो B12 का लेवल है एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती 3 साल तक। मैंने तो खुद अनुभव किया है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करने का होता है। आप सेफली यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये मैकेनिज़्म जेनेटिक है, इसीलिए मैंने ये जेनेटिक के सेगमेंट में इसको